वसी और इस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। आज कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त थी और इस नशिस्त की सदारत पाकिस्तान के सदर साहब कर रहे थे। इसलिए हाल में और हाल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदूबीन की आमद से पहले हाल की नशिस्तों और हाल के कोने कोने की इंतहाई सख्त चेकिंग की गई थी। इसके अलावा मंदूबीन को हाल में दाखिल होने के लिए एक राहदारी से गुजारा जाता था, जिसमें इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग मशीन खुफिया तौर पर नस्ब की गई थी, ताकि मंदूबीन जब इस राहदारी से गुजरें तो उनकी खुद ब खुद चेकिंग हो जाए, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ मंदूबीन की आम तरीके से चेकिंग या तलाशी उनकी तौहीन के मुतरादिफ थी। इसलिए ऐसे जदीद इंतजाम किए गए थे। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से वफूद शिरकत कर रहे थे, जिन्हें मुख्तलिफ आला होटलों में ठहराया गया था। सुबह 10 बजे वफूद की आमद शुरू हो गई थी। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ 1 बजे होना था और फिर ये कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे तक जारी रहनी थी। मार्शल सर आस्टर के रूप में होटल सीरोज से अपने वक्त के साथ हुकूमत की तरफ से भेजी गई एक कोच में सवार कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। इस वक्त में 2 औरतें और 4 मर्द थे। मार्शल सर आस्टर के रूप में सबसे आगे वाली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, जबकि अकबी नशिस्त पर दोनों औरतें मिसेस जैफर और मिसेस फ्लावर बैठी हुई थीं। मिसेस जैफर उधेड़ उम्र थी, जबकि मिस फ्लावर नौजवान थी। अकबी सीटों पर वक्त के बाकी अरकान मौजूद थे। मिसेस जैफर ने आज की इख्तितामी नशिस्त में मुकाला पढ़ना था, इसलिए वो फाइल खोले अपने मुकाले की नोक पलक ठीक करने में मसरूफ थी। सर आस्टर चूंकि इफ्तिताही नशिस्त में अपना मुकाला पढ़ चुके थे, इसलिए मार्शल इत्मीनान से बैठा हुआ था। खसूसी रेज पिस्टल मार्शल की कोट की एक खुफिया जेब में मौजूद था। उसे होटल से चलने से पहले फ़ोन पर बता दिया गया था कि गो हुकूमत ने हाल से पहले एक राहदारी में चेकिंग की जदीद तरीन मशीन खुफिया तौर पर नस्ब कर रखी है, लेकिन जो मटेरियल इस रेज पिस्टल पर मौजूद था उसकी वजह से ये रेज पिस्टल इन मशीनों के ज़रिए भी चेक न किया जा सकता था। इसलिए मार्शल पूरी तरह मुतमईन बैठा हुआ था। कोच मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई कॉन्फ्रेंस हॉल के अहाते में दाखिल हुई और फिर एक मखसूस जगह की तरफ बढ़कर एक जगह पर रुक गई। उसके साथ ही हुकूमत के 2 नुमाइंदे आगे बढ़े और उन्होंने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में मार्शल और वफ्द के दूसरे अराकीन को नीचे उतर आने का कहा, तो मार्शल मुस्कुराता हुआ नीचे उतरा और उसके साथ ही वफ्द के दूसरे अरकान भी वैगन से नीचे उतर आए। इधर सर, इधर से तशरीफ़ ले जाएं। एक सिक्योरिटी अफीसर ने मार्शल से मुखातिब होकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा और साथ ही एक राहदारी की तरफ इशारा कर दिया। क्या आज नए इंतजाम किए गए हैं? मार्शल ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, आज सदर साहब तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी के इंतजाम तो करने ही पड़ते हैं सर, सिक्योरिटी अफीसर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मार्शल ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सब इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए राहदारी की तरफ बढ़ गए। सिक्योरिटी अफीसर राहदारी के आगाज तक उनके साथ आया, फिर वो रुक गया और मार्शल ने धड़कते हुए दिल से राहदारी में कदम रखा। बज़ाहिर वो अपने आप को बड़ा मुतमईन ज़ाहिर कर रहा था, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ मौजूद मशीन भी रेज पिस्टल को चेक न कर सकेगी, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जब उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो उसे इत्मीनान सा हो गया। सर आस्टर खैरियत, आप आहिस्ता हो गए हैं? मिस फ्लावर ने मुस्कुराते हुए सर आस्टर से कहा। ओह, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन आने वाली मौत को फिर भी कोई नहीं टाल सकता। जब मौत आती है तो सब इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। मार्शल ने सर आस्टर के लहजे में जवाब देते हुए कहा। सर, मौत तो वाकई नहीं टल सकती, लेकिन इंतजामात तो फिर भी करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये किसी को भी नहीं मालूम कि मौत ने किस वक्त आना है।
मिस फ्लावर ने मुस्कुराते हुए कहा और मार्शल ने इस बात में सर हिला दिया। अब वो इस लड़की को कैसे बताता कि और किसी की मौत आए या ना आए, लेकिन पाक एशिया के सदर की मौत बहरहाल आ चुकी है और अटल है। राहदारी से गुजरने के बाद जब मार्शल और उसका वफ्द हाल में दाखिल हुए तो मार्शल के चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान के तसरात उभर आए। हाल में मौजूद अफसरान ने उन्हें खुश आमदीद कहा और उनकी सीटों तक उनकी रहनुमाई की। मार्शल को चूंकि पहले ही बता दिया गया था कि उसकी सीट कौन सी है, इसलिए वो इत्मीनान से जाकर सीट पर बैठ गया। एक कतार में 2 सीटें थीं और हर सीट के सामने बाकायदा डेस्क बनाया गया था ताकि अगर कोई आदमी नोट्स लेना चाहे या कागजात रखना चाहे तो उसे आसानी हो। हर डेस्क के ऊपर वाली सतह के नीचे एक गहरा खाना बना हुआ था। मार्शल अपनी सीट पर बैठ गया। उसके साथ वाली सीट पर मिस्टर जैफर बैठी थी और वो मुसलसल अपने मुकाले के कागजात पढ़ने की तरफ मुतवज्जे थी। उनके अकब में मिस फ्लावर के साथ एक मर्द था और उनके अकब में वफ्द के दूसरे अरकान बैठे हुए थे। सामने डाइस पर एक तरफ रोस्टरम रखा हुआ था जिस पर माइक लगे हुए थे। रोस्टरम को देखकर मार्शल बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो रोस्टरम की साख देखकर समझ गया था कि उसे बुलेट प्रूफ बनाया गया है, लेकिन वो जिस एंगल पर मौजूद था वहां रोस्टरम के पीछे खड़े होने वाले शख्स की एक साइड वाज़ेह तौर पर नजर आती थी। रोस्टरम के साथ ही डाइस पर एक बड़ी मेज और उसके पीछे 3 ऊंची नशिस्त वाली कुर्सियां रखी हुई थीं। हाल में मुसलसल वफूद दाखिल हो रहे थे और हाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। मार्शल मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था और फिर जब हाल पूरी तरह भर गया तो हाल का दरवाजा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद सदर की आमद का ऐलान हुआ और डाइस के पीछे बने हुए एक दरवाजे से सदर साहब अचानक नमूदार हुए और उनके डाइस पर आते ही हाल में मौजूद हर शख्स उठकर खड़ा हो गया। सदर साहब डाइस पर रखी हुई दरमियानी कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी एक साइड पर पाक एशिया के चोटी के समाजी कारकुन राना जवाद बैठे हुए थे और दूसरी साइड पर कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी। और फिर तिलावत कलाम पाक से कॉन्फ्रेंस की इस इख्तितामी नशिस्त का आगाज हुआ। कलाम पाक की तिलावत के बाद सेक्रेटरी ने चंद रस्मी बातें करने के बाद कॉन्फ्रेंस के इस अजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया और सबसे पहले उसने जिसको मुकाला पढ़ने के लिए बुलाया वो मार्शल के साथ बैठी हुई मिसेस जैफर ही थी। मिसेस जैफर अपने नाम का ऐलान होते ही उठकर खड़ी हो गईं और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई डाइस की तरफ बढ़ती चली गईं। सेक्रेटरी अब मिसेस जैफर की तालीम और समाजी खिदमात की तफसील बता रहा था और हाल तालियों से गूंज उठा। मार्शल भी साथ साथ ताली बजा रहा था और फिर ताली बजाते बजाते उसने वाकई बिजली की तेजी से कोट की अंदरूनी जेब से छोटा सा रेज पिस्टल जिस पर सफेद रंग के सिल्की मटेरियल का गिलाफ चढ़ा हुआ था निकाला और उसे डेस्क के खाने में धकेल दिया। मिस्टर जैफर जब तक रोस्टरम तक ना पहुंच गई हाल में मौजूद हर शख्स तालियां बजाता रहा और मार्शल ने भी रेज पिस्टल खाने में रखकर दोबारा ताली बजानी शुरू कर दी और साथ ही उसने इधर उधर का जायजा लेना शुरू कर दिया कि किसी ने उसकी इस हरकत को तो मार्क नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो न था। वो सब डाइस की तरफ ही मुतवज्जो थे और फिर मिसेस जैफर ने अपना मुकाला पढ़ना शुरू कर दिया और मार्शल ने हाथ डेस्क के अंदर करके गिलाफ को गैर महसूस अंदाज में खोलना शुरू कर दिया ताकि उसमें से रेज पिस्टल बाहर निकाल सके और थोड़ी देर बाद वो ऐसा करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने रेज पिस्टल को वैसे ही अंदर रहने दिया। वो जल्दी करके उस मौके को जाया न करना चाहता था, इसलिए वो इत्मीनान से बैठा रहा। वैसे भी उसे अब करना ही क्या था, छोटे से रेज पिस्टल को हाथ में छुपाकर उससे फायर ही करना था और किसी को पता भी न चलता और मिशन मुकम्मल हो जाता। फिलहाल वो फायर भी ना कर सकता था क्योंकि सदर साहब जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे अपनी सीट से वो उन्हें सही तौर पर टारगेट भी ना बना सकता था। उसे सदर साहब की तकरीर का इंतजार करना था। जब वो तकरीर करने के लिए रोस्टरम के पीछे खड़े होते उस वक्त वो आसानी से उन्हें टारगेट बना सकता था, इसलिए वो इत्मीनान से बैठा हुआ मिसेस जैफर का मुकाला सुनने में मसरूफ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।